हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जो सहारा डिपॉजिटर्स हैं उनकी मदद करने के लिए, वैसे डिपॉजिटर्स की मदद करने के लिए जिनका पैसा सहारा के अंदर सालों से फंसा हुआ था। तो यहाँ पे सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया और कहा कि इस पोर्टल के जरिए जो सहारा डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा। अब अभी यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जिनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि पोर्टल के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर तकरीबन 5 लाख सहारा इन्वेस्टर्स ने इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये शो करता है कि लोग कितना ज़्यादा वेट कर रहे थे सरकार के इस तरीके के किसी मूव के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा सहारा स्कैम था वो क्या था, सहारा का हिस्ट्री क्या है और अभी जो ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सहारा इंडिया परिवार के बारे में, इसके हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। तो 1978 में सुब्रत रॉय के द्वारा सहारा की स्थापना की गई थी। जैसे जैसे सहारा का बिजनेस बढ़ते गया तो इंडिया में सहारा इंडिया परिवार ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना हुई और ये जल्द ही भारत का एक कॉन्ग्लोमेरेट बन गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिलेगा। अब जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी एक कॉन्ग्लोमेरेट है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो कंपनी किसी एक क्षेत्र में काम नहीं करती है, वो कंपनी बहुत सारे क्षेत्र में काम करती है। जैसे कि यहाँ पे जो सहारा ग्रुप है वो बस किसी एक सेक्टर में काम नहीं करती है। फाइनेंस के सेक्टर में आपको ये मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग के बिजनेस में आपको मिल जाएगी, रियल इस्टेट, स्पोर्ट्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं सहारा इवॉल्व के नाम से, हॉस्पिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगी, हॉस्पिटैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट है। अब यहाँ पे इस ग्रुप को, इन सब के अलावा आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में एक मेजर प्रमोटर का भी इसने काम किया है। जैसे कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की ये टाइटल स्पॉन्सर रह चुकी है, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद जो इंडियन नेशनल हॉकी है उसकी भी ये टाइटल स्पॉन्सर रह चुकी है। बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की भी ये स्पॉन्सर रह चुकी है। फोर्स इंडिया फार्मूला 1, उसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स की ये जो प्रमोटर रह चुकी है। अब 2004 में सहारा ग्रुप को टाइम मैगजीन के द्वारा सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बताया गया था भारत के अंदर, इंडियन रेलवेज के बाद। ये तो बात हो गई सहारा ग्रुप के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सहारा स्कैम क्या था। सहारा स्कैम वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड माना जाता है भारत के इतिहास में, जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व था, रेगुलेटरी वायलेशन इन्वॉल्व था और यहाँ पे जो लीगल बैटल हुआ था सहारा ग्रुप के जो मालिक थे सुब्रत रॉय, उनके और सेबी के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक था। अब इस पूरे स्कैम की शुरुआत कहाँ से होती है वो समझिए। इस ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया गया कि ये ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेगी और उसके जरिए लोगों से पैसे रेज करेगी। अब इस ग्रुप के अंदर दो कंपनी थी, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन दो कंपनियों के द्वारा 2008 से 2011 के बीच में 24,000 करोड़ रुपए रेज किए गए थ्रू ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और यहाँ पे 30 मिलियन लोगों ने अपना पैसा लगाया था। अब कंपनी के अंदर इतने सारे लोग पैसा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि कंपनी के द्वारा ये वादा किया गया था कि वो इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, आपको 20 रुपये मिलेगा। तो सहारा का जो अनाउंसमेंट था वो कुछ इसी तरीके से था और सहारा ने लाखों लोगों का यहाँ पे जो विश्वास है वो जीत लिया और लोग यहाँ पे उनकी जो मेहनत की कमाई थी उसको वो इन्वेस्ट करना इसमें उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने 1 साल के लिए किया और इस तरीके से अलग अलग पीरियड के लिए जो लोग हैं वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करने लगे, ये सोच करके कि उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब देखिए, सहारा के पास कोई जादुई छड़ी तो थी नहीं। सहारा यहाँ पे क्या करती थी उसको समझिए। क्योंकि क्या था, लोग अलग अलग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते थे, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। तो यहाँ पे सहारा क्या करती थी, नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको दे देती थी। तो ये एक पूरा चेन सिस्टम था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे।
अब देखिए ये जो पूरा स्कैम है इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिबेंचर्स क्या होता है, ताकि आपको ये पूरा स्कैम और अच्छे से समझ में आए। देखिए डिबेंचर एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा इशू किया जाता है कैपिटल रेज करने के लिए। अब जब कोई कहता है कि उसने डिबेंचर खरीदे हैं या फिर उसने डिबेंचर में इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसने किसी कंपनी को लोन दिया है और उसके बदले में कंपनी उसको समय समय पे इंटरेस्ट देगी, और कंपनी के द्वारा उसको वादा किया गया है कि एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे वो उसको पैसा लौटा देगी। और ये जो सारी बातें हैं कि उस व्यक्ति ने कंपनी को कितना पैसा दिया, वो अमाउंट, उसके ऊपर कंपनी उसको कितना इंटरेस्ट देगी, कितने साल के लिए ये होगा, तो ये सारी बातें एक इंस्ट्रूमेंट पे लिखी हुई होती है और वही क्या कहलाती है, डिबेंचर कहलाती है। अब अलग अलग प्रकार के डिबेंचर होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो यहाँ पे ये जो पूरा स्कैम है, सहारा स्कैम, उसमें ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं उसको इशू किए गए थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो डिबेंचर होल्डर रहता है, यानी कि जो व्यक्ति ने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, वो व्यक्ति के पास ये ऑप्शन था कि वो उसके पास जो डिबेंचर था उसको कंपनी के इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट कर सकता था। अब क्योंकि ये फुल्ली कन्वर्टेबल था, इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति ने जितने समय के लिए कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे, तो वो पूरे टेन्योर के दौरान वो कभी भी डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ था। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं था, उनके ऊपर दायित्व नहीं था कि उनको अपना जो डिबेंचर है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये ऑप्शनल था, मतलब कि वो कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। अब देखिए ये जो पूरा सहारा स्कैम था उसके अंतर्गत जो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे उसके साथ कोई इशू नहीं था। यहाँ पे फैक्ट ये था कि कंपनी के द्वारा इन डिबेंचर्स के जरिए पैसे रेज किए गए बिना रेगुलेटरी अप्रूवल लिए हुए, और इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि कंपनी के द्वारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको वायलेट किया जा रहा है, कंपनी बिना परमिशन के यहाँ पे लोगों से पैसे रेज कर रही है, और साथ में इन्वेस्टर्स को जो एडिकेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो भी कंपनी ने नहीं दिया। और इसी के बाद सेबी ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि सबसे पहले तो इनके द्वारा जो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके पैसे रेज किए जा रहे हैं वो बंद होना चाहिए, और इनके द्वारा अभी तक जितने भी पैसे लिए गए हैं वो इनको लौटाने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है, जो ये ग्रुप है सहारा ग्रुप, उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद ये जो पूरा मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचने के बाद क्या हुआ, अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के ऑर्डर को सही बताया और इन्होंने सहारा ग्रुप को कहा कि आपने जितने पैसे इन्वेस्टर से लिए हैं वो आपको लौटाने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, और 3 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया था, ये सहारा ग्रुप और जो इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सहारा ग्रुप ने यहाँ पे अब क्या कहा उसको देखिए। सहारा ग्रुप यहाँ पे कहती है कि उन्होंने इन्वेस्टर के से जितना भी पैसा लिया था उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उन्होंने पहले ही लौटा दिया, और एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट बचा है जो कि उनको अब लौटाना है, ऐसा सहारा ग्रुप ने कहा। लेकिन सेबी के द्वारा ये जो सहारा ग्रुप के द्वारा कहा गया था उसको इन्होंने पूरा नकार दिया, और सेबी ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा कि सहारा ग्रुप के द्वारा कोई भी ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तो इनको पैसे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने थे, लेकिन सहारा ग्रुप ने यहाँ पे सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट 5,120 करोड़ रुपए का चुकाया, और उसके बाद इनके द्वारा कहा जाने लगा कि इन्होंने इन्वेस्टर का पैसा पहले ही चुका दिया है। लेकिन जब इनसे एविडेंस मांगा गया तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाया। और उसके बाद लगातार सहारा ग्रुप जो है कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही थी, जो नियम वगैरह है उसको कंप्लाई नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट और सेबी के द्वारा जो है इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के तरह देखा जाने लगा, और फिर सहारा ग्रुप के बैंक अकाउंट्स को, एसेट्स वगैरह को सीज कर दिए गए थे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, और जिसके तहत जो कंपनी के चेयरमैन है सुब्रत रॉय, उनको यहाँ पे गिरफ्तार करने का ये ऑर्डर पास किया गया था, उनको यहाँ पे जेल भी भेजा गया, और यहाँ पे कोर्ट ने सहारा ग्रुप के एसेट वगैरह को बेच करके जो इन्वेस्टर का पैसा है उसको लौटाने
लौटाने के लिए रिसीवर भी अपॉइंट किया था और रिसीवर के द्वारा कुछ जो एसेट्स वगैरह हैं उनको बेचे भी गए, लेकिन उतना ज़्यादा पैसा इससे कलेक्ट नहीं हो पाया कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को रिटर्न किया जा सके। अब यहाँ पे ये जो पूरा स्कैम था उसके अंतर्गत एक बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ था। हुआ क्या था कि सहारा ग्रुप के द्वारा बहुत सारे ट्रक्स जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उसको मुंबई के सेबी ऑफिस में भेजा गया था और तकरीबन 31,000 बॉक्सेस थे डॉक्यूमेंट के, 5,000 करोड़ रुपया कैश भी था उन ट्रक्स में। लेकिन ये जो इंसिडेंट था उसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे देखा गया, जो पब्लिक है, जुडिशरी है, उससे सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप है उनके द्वारा कहा गया कि जो ट्रक्स भेजे गए थे जिसमें डॉक्यूमेंट थे, तो वो डॉक्यूमेंट में एविडेंस था कि इनके द्वारा, ग्रुप के द्वारा जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था इन्वेस्टर का वो लौटा दिया गया था। हालांकि सेबी से जब इसके बारे में पूछा गया तो सेबी ने इस क्लेम को डिसमिस कर दिया। सेबी ने यहाँ पे कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट उस ट्रक के जरिए आए थे वो सभी इररिलेवेंट थे और इस इंसिडेंट के बाद से जो सहारा ग्रुप है उसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, मीडिया ने, आम लोगों ने, और इसको देखा गया कि सहारा ग्रुप यहाँ पे जो लीगल सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए ये जो पूरी कहानी है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जिसको कि 2021 में पब्लिश किया गया था, सेबी के पास इस केस से जुड़ा हुआ 24,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल अनयूज़ था और सेबी यहाँ पे लगातार जो सहारा है उससे और डिपॉजिट करने के लिए कह रही थी। हालांकि सहारा के द्वारा इसको बिल्कुल अनरीजनेबल बताया जा रहा था। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 मार्च को ये फैसला लिया गया कि जो भी ड्यूज़ है इन्वेस्टर के उसको रिफंड किया जाएगा और इसके लिए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट को सेटअप किया जाएगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए जो पैसे हैं उसको लौटाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सीआरसीएस, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे संविधान के अनुसार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर वो किसी एक राज्य में काम कर रही हैं तो वो गवर्न होंगी उस पर्टिकुलर राज्य की जो कोऑपरेटिव लॉज होंगी उसके अनुसार। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बहुत सारे राज्य में काम कर रही है तो यहाँ पे वो कैसे गवर्न होंगी, जो सेंट्रल लॉ है उसके अनुसार। और इसके लिए जो लॉ है उसका नाम क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। और यहाँ पे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो करती क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये हैंडल करती है। आप चाहे तो डिटेल में इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है उसमें अमेंडमेंट वगैरह का काम ये कराती है। इसके बाद जो कोई नया रजिस्ट्रेशन होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में तो वो ये कराती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम कराती है, जैसे कि पॉलिसीज़ वगैरह के फॉर्मुलेशन का काम ये कराती है। फिर जो लिक्विडेशन वगैरह होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का तो वो ये कराती है। अब हम यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, उनके द्वारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के जरिए कहा जा रहा है कि 10 करोड़ जो डिपॉजिटर्स हैं सहारा ग्रुप के वो अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। 45 दिनों के अंदर उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से डिपॉजिटर्स क्लेम कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम लिया गया है सहारा ग्रुप के। अब ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे ये जो फैसला है वो कब लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद ये फैसला आया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सहारा सेबी रिफंड अकाउंट है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाएं सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और ये इनिशियल फेस है तो यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे डिपॉजिटर्स को। हालांकि ईच डिपॉजिटर को यहाँ पे 10,000 रुपये ही मिलेंगे पहले फेज में, और एक बार ये जो इनिशिएटिव है वो सफलतापूर्वक हो जाता है तो सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी कि किस तरीके से जो बाकी का बचा हुआ पैसा है इन सहारा ग्रुप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में तो उसको लौटाया जाए। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भारत सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, इस स्कैम के ऊपर आप क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।